I hope you all are well. हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। ठीक है, इतना तो आपने पढ़ लिया था कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम उससे आगे कुछ ज़्यादा जानेंगे। क्या जो स्टेट्स होते हैं, मैटर कैन चेंज देयर स्टेट्स, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकते हैं? क्या सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, क्या लिक्विड गैस में बदल सकता है, या गैस सॉलिड में बदल सकता है, या गैस लिक्विड में बदल सकते हैं? ठीक है, कभी आपने सोचा है? आपने अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखी होंगी। हम अपने आसपास ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा चाय बनाते हुए, हमने नॉर्मली खाना पकाते आपने देखा होगा, या दाल बनाते, चाय बनाते हुए आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, या आपने खुद भी कभी बनाई होगी। तो आप क्या देखते हो कि जब जैसे ही हम पानी को हीट करते हैं, पानी को हीट करने से क्या होता है कि वो एक स्टेज पे आने के बाद उसमें इवेपोरेशन होने लगता है। आपने कभी ऐसा नोट किया होगा कि जैसे माना एक बर्तन में आप पानी को उबाल रहे हैं, ठीक है, और जिसे आप नीचे से बर्नर द्वारा हीट दे रहे हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि एक स्टेज पर आने के बाद जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सरफेस पर होते हैं, उनमें कुछ बुलबुले टाइप के उठने लगते हैं। और जब वो बुलबुले कुछ देर बाद ज़्यादा हीट जब बढ़ती है तो वो बुलबुले ऐसे ऊपर आते हैं और सतह पर से वेपर बनकर हवा में उड़ जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी भी अपने घर पर जाकर इजीली आप ये कर सकते हैं, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये नीचे से जो पार्टिकल होते हैं, जो हीट के डायरेक्टली संपर्क में, नीचे सरफेस के संपर्क में, वो क्या होंगे, सबसे पहले गर्म होकर ऊपर आएंगे। ये वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है। वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। When we provide heat, we increase heat, we increase temperature. Water is converted into vapor. Vapor is gaseous state. ठीक है, गैसियस अवस्था है, गैसीय अवस्था है। जब हम पानी का तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि पानी के जो अणु होते हैं वो वाष्प में बदल जाते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि लिक्विड इज change into gas in atmospheric pressure। प्रेशर हमने नहीं बढ़ा रखा है। प्रेशर जो है, वायुमंडल का जो दाब है, एयर का जो प्रेशर है, वो हमने नहीं बढ़ाया है। जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो क्या होता है, लिक्विड गैस में बदल रही है। ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अलावा आपने और भी चीजें देखी होंगी। क्या देखा है आपने? बर्फ सभी जमाते अपने घर में, है ना। गर्मियों के दिनों में हम नॉर्मली बर्फ सभी अपने घर में जमाते हैं। तो आप क्या करते हो, पानी को आइस ट्रे में डाल देते हो और उसको फ्रीजर में डाल देते हैं। फ्रीजर में क्या होगा, टेम्परेचर कम होता है। जो रूम टेम्परेचर होता है उससे बहुत कम क्या होता है, फ्रीजर का टेम्परेचर होता है। अगर आप फ्रिज में उसे रखते हो तो वो पानी ठंडा होगा बट आइस नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप उसे फ्रीजर में रखते हो तो वो आइस बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि हम उसका टेम्परेचर बहुत घटा रहे हैं, इतना घटा रहे हैं कि उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर हमने उसे ला दिया है। ठीक है, यहाँ पर पानी वाटर वेपर में क्यों बदला? क्योंकि हमने इसको रूम टेम्परेचर से इसके बॉइलिंग पॉइंट तक ला दिया। यहाँ पर हमने पानी को रूम टेम्परेचर से इसके फ्रीजिंग पॉइंट पर ला दिया। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, तो दो आपके पास टर्म आ गए। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जिस पर वो गैस बन जाता है, जिस पर वो उबल रहा है।
किसी भी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पर वो उबलना शुरू कर दे, बॉयल होना शुरू कर दे, ठीक है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट जहां वो जमना शुरू कर दे। बॉइलिंग पॉइंट पर वो जब बॉयल होगा तो क्या होगा, बॉयल होगा और वेपर में बदलेगा, ठीक है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जब वो टेम्परेचर को हम लो कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि टेम्परेचर हम कूल डाउन कर रहे हैं, और कूल डाउन करने से क्या हो रहा है कि वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। नाम से ही पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जहां से वो बिकम स्टार्टेड टू फ्रीज, ठीक है, जहां से वो फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है उसे हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं। यहां से तो पानी को फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसे केल्विन में नापें, जो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होती है केल्विन, तो केल्विन में होता है ये 273.15 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर हम सेल्सियस में देखें तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन होता है। हम इसे अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए जनरली इसको राउंड फिगर में 273 केल्विन मानते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अगर हम इसका इसी तरह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें, बीपी ऑफ H2O वाटर इज इक्वल टू क्या होगा 273, 0 डिग्री पर ये 273 और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या है, इसका उबल रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट है, तो 100 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। ये पानी का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अच्छा, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसे हम घर में भी कर सकते हैं और बच्चों को दिखाने के लिए लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप घर में कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि माना आपके फ्रीजर में आइस है, बर्फ है, आप उसे एक बर्तन में ले लीजिए और गैस की जो आंच है वो बहुत कम कर दीजिए, और उसमें आइस डाल करके आप क्या करेंगे, उसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि आइस क्या नहीं हो जाती, वाटर में नहीं बदल जाती, तब तक आप उसे चलाते रहेंगे। ज़्यादा गर्म से नहीं करना है, केवल आइस के पिघलने तक। जैसे ही आइस पिघल जाती है आपको उसे नीचे रखना, और सडनली आपको उसका हाथ लगाकर देखिए, आप उसको, आपको उसके टेम्परेचर में कोई भी बदलाव महसूस नहीं होगा। अगर हम यही एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एपरेटस होंगे, वहाँ पर हम टेम्परेचर नाप सकते हैं। तो जब हम टेम्परेचर नापते हैं तो हम देखते हैं कि जो आइस को हमने पिघलाया है, माना एक बीकर में हमने आइस ली और उस आइस को क्या किया, हमने गर्म कर दिया, और स्लो बहुत ही मीडियम फ्लेम पर, और जब तक कि वो आइस पिघल करके वाटर बन जाती है, बस इतना ही हमें उसे गर्म करना है। उसके बाद हम तुरंत उसका क्या करेंगे, टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। टेम्परेचर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो आइस को पिघला करके वाटर बनाया गया उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। आपको पता है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ये कैसे, तो यहाँ पर क्या होता है, आप कहोगे कि हमने इसको जो हीट दी वो हीट गई कहाँ, हमने इसको गर्म किया, वो इससे पानी गर्म क्यों नहीं हुआ, तो पानी गर्म नहीं हुआ क्योंकि वो जो हीट आपने दी वो जो आइस था, आपको पता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं और उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो उन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए उस हीट का उपयोग हुआ, ठीक है। और वो हीट क्या हुई, कंटेनर में ही है, और उसने क्या किया कि इसको पिघलाने के लिए मतलब प्रयोग हुआ, इसका बॉन्डिंग तोड़ा और जो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए वो हीट यूज हुई, लेकिन उसने टेम्परेचर नहीं बदला।
इस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट यानी हिडन, जो छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा, बट हीट है। हीट है तभी तो वो उसका स्टेट चेंज हुआ, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो टेम्परेचर कैसे नहीं बढ़ा, तो उस हीट को कहेंगे हम लेटेंट हीट। और चूंकि इसे तोड़ने के लिए यूज हुआ तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये एक टर्म आ गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हिंदी में कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी वह ऊष्मा गुप्त यानी छुपी हुई, जिसने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में बदल दिया बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए। अब अगर हम इसको ढंग से डिफाइन करें तो इसके लिए होगा कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, यानी किसी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर एक उसको लिक्विड में बदलने के लिए, और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर नहीं बढ़ा रहे हैं, प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर है वही रहेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर उसको सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जिस हीट की जरूरत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया है पहले भी कि वाटर के लिए कितना है मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बीच में जो हीट गायब हुई वो उसे ही हम क्या कहेंगे, जो दिखाई नहीं दे रही, इनविजिबल है, लेकिन उसने स्टेट को चेंज कर दिया है। अगर आप एक आइस को, जो कि जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, और इस वाटर को जो आपने आइस को पिघला करके बनाया है और उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों के पार्टिकल में से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों के पार्टिकल में से किसके पार्टिकल्स ज्यादा मूवेबल होंगे, किसके पार्टिकल्स में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो क्या आंसर होगा आपका? आपके हिसाब से किसके पार्टिकल्स में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए? तो अगर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर को बहुत ढंग से पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि सॉलिड की तुलना में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, ज्यादा मूवमेंट होता है, बिकॉज ऑफ मोर काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मूवमेंट भी ज्यादा है। उससे ज्यादा मूवमेंट किस में होगा, वाटर वेपर में या गैसियस स्टेट में, बिकॉज ऑफ मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए यहां से। अब इसी तरह से अगर आप इस पानी को लगातार उबालें, ठीक है, आप इसको बहुत देर तक गर्म करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप चाय बनाते हो घर में या सब्जी बनाते हो, दाल बनाते हो, एक स्टेज पे जब वो उबलने लगता है तो उसमें से भाप निकलने लगती है, तो वही भाप क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट पर जब वो उबलने लगा तो क्या है, भाप में बदल गया। क्यों बदला? मैंने अभी भी बताया था आपको कि जो सरफेस पर होते हैं, जो पार्टिकल सरफेस पर होते हैं, हीट के ज्यादा संपर्क में होते हैं, वो पहले उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो ऊपर आने लगते हैं, और ऊपर आते हैं और एकदम से भाप में बदल जाते हैं, उनकी बॉन्ड टूट जाते हैं। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना लिक्विड में, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो वो वहां पर उनकी बॉन्डिंग टूट जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने लगता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी बिकम इंक्रीज। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि क्या हो जाते हैं, वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर आप उसी टेम्परेचर पर, जैसे मैं कह रही हूँ कि वाटर वेपर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, और उसी टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी है, तो किस में ज्यादा हीट होगी, ज्यादा हीट किस में होगी? तो ज्यादा हीट अगर आपने फिर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बता देंगे कि ज्यादा हीट किस में होगी, ज्यादा हीट होगी वाटर
वेपर्स के पार्टिकल्स में, वाटर वेपर्स में ज़्यादा हीट होगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये हीट मतलब टेम्परेचर तो सेम है, तो हीट ज़्यादा कैसे? बिल्कुल वही कि टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन स्टेट चेंज कैसे? यहाँ टेम्परेचर सेम है, स्टेट चेंज कैसे? पानी लिक्विड फॉर्म में है, वेपर्स गैसियस फॉर्म में। तो बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा था, और यहाँ पर हम इसे कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो इसके लिए भी वही है कि किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या उसका जो स्टेट चेंज हो जाता है, जो लिक्विड से वो गैसेस स्टेट में बदल जाता है, तो गैसेस स्टेट में बदलने के लिए उसे जो अतिरिक्त हीट की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा हीट की जो आवश्यकता होती है, जो कि हमें दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन वही एक्स्ट्रा हीट उसको लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये तो हो गया टेम्परेचर के बढ़ाने से। केवल टेम्परेचर के बढ़ाने से ही स्टेट्स चेंज नहीं होते हैं, कभी कभी टेम्परेचर अगर कम कर दें तो भी मैटर के स्टेट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हम पानी को टेम्परेचर कम कर दें पानी के लिए, तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि सॉलिड लिक्विड में बदले और लिक्विड गैस में बदले। कभी कभी क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल सकते हैं, या गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कपूर, जिसका जो केमिकल नेम है वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को हम अगर गर्म करते हैं तो वो वाटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज ना होकर सीधे गैस में चेंज हो जाता है। इसके लिए अगर हम एक लेबोरेटरी में छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें तो हम देखेंगे कि एक माना हमने एक चाइना डिश ली और उसमें हमने क्या ले लिया, अमोनियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लिया। इसको नीचे से हम गर्म करेंगे, ऊपर से हम एक इन्वर्टेड जो फनल है, जो फनल होती है, उसको उल्टा करके यहाँ रख देंगे और ऊपर से कॉटन का प्लग इस पर लगा देंगे। नीचे से इसे हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो हम देखते हैं कि चूंकि ये ऊपर से हमने बंद कर दिया है, तो अब इसको हम धुआं हम इसका बाहर नहीं जाएगा, अंदर हम देख सकते हैं कि ये लिक्विड में नहीं चेंज हुआ और डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, ये धुआं बंद करके डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। तो इसको हम कहते हैं, इसको एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, नाम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हिंदी में कहेंगे ऊर्ध्वपातन। ठोस का सीधे गैस में बदल जाना, इसे कहेंगे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ चीजें गैस से सीधे सॉलिड में बदल जाती हैं, यानी कि सब्लिमेशन का उल्टा, इसे कहते हैं डिपोजिशन। इसे सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड में बदलने को डिपोजिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि सर्दियों में आपने पाला देखा होगा, पाला पड़ा हुआ, या कभी कभी क्या होता है कि कांच की खिड़की या कार के शीशे वगैरह, अगर कार बाहर खड़ी है या आपके घरों के कांच पर, कभी कभी क्या होता है कि अगर बहुत ठंडी जगह है तो वहां पर क्या होता है कि जो सुबह जो ओस होती है, वो ओस क्या होती है, वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स ही ठंडे होकर के पानी में न बदल के, अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है तो क्या होता है कि सीधे वाटर वेपर आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये डिपोजिशन का एक एग्जाम्पल है। तो ऐसा भी होता है, मैटर ऐसे भी अपनी स्टेट्स को चेंज करते हैं। ये तो हो गया टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने से क्या इफेक्ट मैटर की स्टेट्स पर पड़ता है। अब टेम्परेचर के अलावा प्रेशर, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उससे भी मैटर की स्टेट्स चेंज होती है। इसके एग्जाम्पल, जैसे आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कि ड्राई आइस कहते हैं,
ड्राई आइस कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अब चूंकि ये तो गैस है, गैसियस फॉर्म में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे किस तरह से जो है वो सॉलिड बनाया गया है, तो इसे सॉलिड बनाया गया है प्रेशर, दबाव डालकर, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके कार्बन डाइऑक्साइड की गैसियस फॉर्म को सॉलिड में बदल दिया जाता है, जिसे ड्राई आइस कहते हैं। जब एक एटमॉस्फेयर प्रेशर इस पर से कम हो जाता है, तब क्या होता है कि ये फिर से सॉलिड से लिक्विड में नहीं बदलेगा, डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। डायरेक्टली गैस से सॉलिड में बदला, अगर प्रेशर कम कर देंगे तो ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये सब्लिमेशन और डिपोजिशन का एग्जाम्पल है, प्रेशर को घटाने और बढ़ाने से। इसका एक और एग्जाम्पल है, आपके घरों में जो एलपीजी सिलेंडर है, जो रसोई गैस होती है, तो वो जो सिलेंडर होते हैं उनमें जो गैस होती है, पेट्रोलियम गैसों को हाईली प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है, हाईली कंप्रेस्ड करके उन्हें डायरेक्टली गैस से उन्हें गैस से लिक्विड में बदल दिया जाता है प्रेशर दे करके, ठीक है। तो प्रेशराइज करके उन्हें गैस से लिक्विड में बदल दिया जाता है, तो प्रेशर से मैटर की स्टेट चेंज होती है, सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक टर्म आती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, तीन टर्म्स हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन, इसमें भी क्या होता है, लिक्विड गैस में बदल रहा है, ठीक है। वाटर वेपर्स, वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में बदल जाते हैं, इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन, इसमें भी वही होता है कि लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में या गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। और कंडेंसेशन, और टेम्परेचर के घटाने से गैस लिक्विड में बदल जाती है, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में हमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनमें कुछ अंतर है, वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर जो है, कुछ इनमें डिफरेंसेस हैं। पहला तो जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है कि जैसे कपड़े होते हैं ना, इवेपोरेशन का एक एग्जांपल है कि जैसे आपने कपड़े सुखाने डाल दिए धूप में और वो कपड़े आपके सूख रहे हैं, तो वहां देखते हो आप कि अगर बहुत तेज गर्मी है, धूप है, तो पानी कपड़ों से भाप निकलने लगती है, तो वो एग्जांपल है इवेपोरेशन का। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट में वाटर जो है वो वेपर में बदलता है, ये सरफेस पर होता है। इवेपोरेशन जो होता है किसी भी मैटर के सरफेस पर होता है, जबकि वेपोराइजेशन पूरे मैटर में मतलब सब जगह पर होता है। वेपोराइजेशन सब जगह होता है। इवेपोरेशन क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट का होना जरूरी है। अगर ऐसा होता तो आपके कपड़े क्या हो जाते, खराब हो जाते, जल जाते, अगर इवेपोरेशन नहीं होता, वेपोराइजेशन की प्रोसेस होती। लेकिन वहां पर क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, तो बहुत कम टेम्परेचर में भी वहां पर क्या होता है कि पानी जो है उसमें मौजूद जो नमी है वो वेपर्स में बदल जाती है, जबकि वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट के बाद ही शुरू होता है। वेपोराइजेशन का एग्जांपल चाय उबलना, दूध उबलना, पानी उबलना, यानी कि जितनी भी चीजें हैं ये सब वेपोराइजेशन के एग्जांपल है। इवेपोरेशन का एग्जांपल बताया आपको, जैसे कि कपड़ों को आप धूप में सुखाते हो, तो ये इवेपोरेशन का एग्जांपल है, ठीक है। और कंडेंसेशन मैंने बताया आपको, जैसे आप क्या करते हो, कभी पानी उबालना और पानी को उबाल करके उसको क्या कर देते हो, आप ढक्कन रख देते हो उसके ऊपर, तो आप देखते हो कि जब कुछ देर बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो आप ढक्कन हटा करके देखो, तो जो वाटर वेपर्स ऊपर नहीं जा पाए, उसी की सतह पर जमा हो गए। अगर वो खुला बर्तन होता तो ऊपर चले जाते, लेकिन वो बंद बर्तन था, तो वाटर वेपर्स जो है वो नीचे से आ रहे हैं और वो सतह पर आते हैं,
क्योंकि नीचे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सतह पर उतना ज़्यादा नहीं है कि वो वेपर अपनी गैसियस स्टेट में रह सके। तो वो फिर से क्या होते हैं कि अगर आप लगातार पानी उबालें तो आप देखते हैं कि पतीले से भी पानी निकलता है नीचे को, और अगर आप उसी को थोड़ी देर ठंडा कर दें तभी भी आप देखोगे कि उस ढक्कन से पानी वेपर जो है पानी में बदल जाता है। तो एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन, आपने देखा होगा जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है जो कि एसीटोन होता है, जब हम उसे अपने नेल्स पे लगाते हैं तो आप लोगों ने इसे महसूस किया होगा, गर्ल्स ने खास तौर पे इसे महसूस किया होगा, और आप लोग देख भी सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा कॉटन में नेल पॉलिश रिमूवर को अपनी उंगली पे अपने नेल्स पे लगाते हैं तो आपका जो होता है ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो एसीटोन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे ही वो हमारे नेल्स के संपर्क में आता है हमारी बॉडी की हीट से, हमारी बॉडी से हीट लेता है और वेपराइज हो जाता है, एकदम से उड़ जाता है ना। थोड़ी देर आप हाथ पे रखोगे तो थोड़ी देर में सूख जाएगा, तो वेपराइज हो जाता है। और वो वेपराइज होने के लिए जो एक्स्ट्रा हीट लेता है वो कहाँ से लेता है? हमारे हाथ से लेगा, हमारी उंगली से लेगा। तो इसलिए यहाँ से जो हीट का लॉस होता है उस वजह से हमें क्या महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में लोग अपनी घर की छतों पर पानी छिड़कते हैं और उससे मतलब थोड़ा ठंडा हो जाता है कमरा। क्यों होता है ऐसा? तो ये भी इवेपोरेशन की वजह से होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इवेपोरेशन के लिए मतलब कोई सर्टेन टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है जैसे वेपोराइजेशन के लिए होती है। इवेपोरेशन कम टेम्परेचर में भी हो जाता है तो और सरफेस पर ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हम देखते हैं पानी, जैसे ही हम छत पे पानी गिराते हैं, छत की जो गर्मी होती है उस हीट को लेकर के वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में बदल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि छत में हीट का जो लॉस होता है और उसकी वजह से छत ठंडी हो जाती है। ऐसे ही गर्मियों में आपको सलाह दी जाती है कि कॉटन के कपड़े पहनिए। तो उससे क्यों ऐसी सलाह दी जाती है वो आप खुद भी देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, बजाय कि सिंथेटिक कपड़ों की। उनकी बुनाई बहुत टाइट होती है तो पोर्स उसमें बहुत ही कम, मतलब बहुत कम होते हैं, जिससे कि हवा का आर पार हवा आपके कपड़ों से नहीं जा सकती है। जब आप कॉटन के कपड़े पहनते हो तो आपके शरीर में जो पसीना होता है उसको कॉटन के कपड़े सोख लेते हैं, उनमें सोखने की क्षमता होती है, एब्जॉर्बिंग पावर। और ऊपर से जो पोर्स होते हैं उन पोर्स की वजह से वो जो पसीना होता है वो हवा के संपर्क में आने से क्या होता है? उसका इवेपोरेशन हो जाता है और आप वो ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर में आती है और आपको ठंडा और अच्छा महसूस होता है। ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि जैसे पानी का, आपने ये भी नोट किया होगा, जैसे आप चिल्ड बिल्कुल पानी की जो बॉटल लाएं और उसको आपने बाहर रख दिया, थोड़ी देर में आप क्या देखते हैं कि पानी की जो बॉटल है उसके चारों तरफ से ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, जो कि फ्रीजर में नहीं थी या फ्रिज में नहीं थी, लेकिन बाहर आते ही क्या हो गया, उसकी वाटर पानी की ड्रॉपलेट्स देखोगे आप कभी कभी तो बहुत, अगर आप फ्रीजर में रखा होगा, फ्रिज में ज़्यादा ही टेम्परेचर डाउन होगा तो पानी बहुत सारा दिखने लगता है बाहर से। या ठंडा पानी का गिलास होगा, उसके बाहर से क्या करोगे आप, पकड़ोगे तो आपके हाथ के निशान तक पड़ जाते हैं। ठीक है। तो सडनली ऐसा कैसे हो जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैंने बताया था कि कंडेंसेशन की वजह से हमारी हवा में जो है बहुत सारे क्या होते हैं, वाटर वेपर मौजूद हैं। अब जब क्या होता है कि पानी बहुत ठंडा है और गिलास में हमने उसे भरा है या बॉटल के संपर्क में जब वो वाटर वेपर्स आते हैं तो उनमें क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस चालू हो जाती है और वो वाटर वेपर से वाटर में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ड्रॉपलेट्स बाहर से दिखाई देने लगती है किसी कंटेनर के या किसी भी बॉटल वगैरह की। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इनका रीजन पता होना चाहिए। आई होप कि इस चैप्टर से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। जितना मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।